डेट्रॉइट से विदा लेकर स्वामी जी पहले नॉर्दम्पटन पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नॉर्दम्पटन डेली हेराल्ड नामक एक अखबार में 13 अप्रैल को संवाद प्रकाशित हुआ। समाज की एक प्रतिष्ठित महिला ने विवेकानंद के लिए घरेलू सभा की व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने सभी मेहमानों को सूचित कर रखा था कि दर्शन, विज्ञान अथवा धर्म के अपने सर्वाधिक दुरूह प्रश्न हिंदू सन्यासी के समक्ष रखें। वे आए, पूछा, उत्तर पाया और ये कहते हुए लौटे, इस सत्य का आधा भी पहले कभी नहीं कहा गया था। 14 अप्रैल को स्वामी जी ने नॉर्दम्पटन नगर की जनता के लिए तथा अगले दिन वहां के स्मिथ कॉलेज में व्याख्यान दिए। स्वामी जी की नॉर्दम्पटन में उपस्थिति के संबंध में स्मिथ कॉलेज की तत्कालीन छात्रा श्रीमती मार्था ब्राउन फिंके की सन 1936 में लिखित स्मृति कथा में ये विवरण मिलता है। 1875 ईस्वी में सोफिया स्मिथ ने महिलाओं की उच्च शिक्षा के हेतु स्मिथ कॉलेज की स्थापना की। 1893 में जब मैंने एक 18 वर्ष की अपरिपक्व बालिका के रूप में इस कॉलेज में प्रवेश लिया, उस समय मैं कोई अनुशासन नहीं मानती थी, परंतु मनोजगत तथा आत्मिक जगत में सत्य लाभ के लिए अतीव उत्सुक थी। कॉलेज के छात्रावास में सबके लिए पर्याप्त स्थान न हो पाने के कारण मैं और भी 3 छात्राओं के साथ परिसर के बाहर स्थित एक वर्गाकार बादामी रंग के मकान में निवास करती थी। अप्रैल की बुलेटिन में छपा कि स्वामी विवेकानंद वहां 2 शाम व्याख्यान देंगे। हम लोग केवल इतना ही जानती थी कि वे एक हिंदू सन्यासी हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि हाल ही के धर्म सभा में हुई उनकी ख्याति हमारे पास नहीं पहुंची थी। ये भी सुना कि वे हमारे ही मकान में ठहरेंगे, हमारे ही साथ भोजन करेंगे और हम उनसे जो चाहे प्रश्न कर सकेंगे। हमारी गृह स्वामिनी की उदारता का परिचय इसी तथ्य से मिल जाता है कि उन्होंने एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति का अपने घर में स्वागत किया जिसे निश्चय ही किसी होटल में स्थान नहीं मिला। नियत दिन आ पहुंचा। छोटा सा अतिथि कक्ष तैयार था और एक महामहिम व्यक्तित्व ने हमारे भवन में प्रवेश किया। उन्होंने काले रंग का प्रिंस अल्बर्ट कोट तथा काले रंग का ही पतलून पहन रखा था। उनके सुगठित मस्तक पर जटिल घुमावों के साथ पीली पगड़ी बंधी हुई थी, परंतु उनका चेहरा, ज्योति से परिपूर्ण आंखें और उनसे निस्तृत होती शक्ति वर्णातीत थी। हम तो भौचक्के और मौन रह गए, परंतु हमारी गृह स्वामिनी सहज ही अभिभूत होने वाली न थी और उन्होंने स्वामी जी के साथ जोरदार चर्चा की। उस संध्या के व्याख्यान के विषय में मुझे कुछ स्मरण नहीं, परंतु उसके बाद होने वाली विचार गोष्ठी के बारे में मुझे याद है। उस समय कॉलेज के अध्यक्ष, दर्शन विभाग के प्रमुख, कई प्राध्यापक, नॉर्दम्पटन के चर्चों के कुछ पादरी तथा एक सुविख्यात लेखक हमारे मकान में पधारे थे। मार्था ब्राउन का संस्मरण सुनने में एक रोचक कहानी जैसी लगती है। उनका लिखने का ढंग भी बड़ा सुंदर था। उन्होंने आगे और लिखा है, उस दिन परिचर्चा का विषय था ईसाई धर्म और क्या वही एकमात्र सच्चा धर्म है। स्वामी जी ने यह विषय चुना हो ऐसी बात नहीं थी। अपने शास्त्रों में पारंगत इन लोगों के समक्ष सुदूर भारत से आए एक हिंदू के टिक पाने की आशा भला कौन कर सकता था, परंतु इसका जो अद्भुत परिणाम निकला वो पूर्णतः मेरी निजी धारणा होने पर भी उसकी प्रचंडता के बारे में मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ। बाइबल से उद्धरण के प्रत्युत्तर में स्वामी जी ने उसी ग्रंथ से और भी युक्तियुक्त उदाहरण दिए। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने अंग्रेज दार्शनिकों तथा धर्म विषयक लेखकों के उदाहरण दिए। वहां तक कि कवियों को भी वे भली भांति जानते थे और उन्होंने वर्ड्सवर्थ तथा टॉमस ग्रे की कविताओं के भी उदाहरण दिए। मेरे अपने ही जगत के लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति क्यों नहीं हुई? स्वामी जी ने जब धर्म के क्षेत्र का विस्तार करते हुए संपूर्ण मानव जाति को उसमें समेट लिया, तब उस कमरे में स्वाधीनता की जो मुक्त वायु प्रवाहित हुई, मैं क्यों उसमें आह्लादित हो उठी कह नहीं सकती। केवल इतना ही जानती हूँ कि उनकी विजय पर मुझे गर्व का अनुभव हुआ था। बेलूड मठ के एक सन्यासी ने कहा था कि उनकी दृष्टि में स्वामी जी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उस रात मुझे वे शक्ति की प्रतिमूर्ति लगे थे। निसंदेह हमारे कॉलेज जगत की ये महान हस्तियां संकीर्ण मन की थीं। उनकी निष्ठा के द्वार बंद हो चुके थे। वे भला यह बात कैसे स्वीकार कर पाते, जो कोई जिस रूप में मेरी उपासना करता है उसे मैं उसी रूप में प्राप्त होता हूँ।
उन लोगों को प्रेम की भाषा मान्य नहीं थी, परंतु असहमति के बावजूद वे शक्ति के सामने लाचार थे। आखिरकार उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली। मार्था ने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा था और उसे अपने संस्मरण में शामिल किया था। स्वामी जी के प्रति वे सचमुच आकर्षित हुई थीं। उन्हें और भी बातें याद थीं। उन्होंने लिखा था, अगले दिन प्रातःकाल स्नानागार में पानी गिरने की जोर की आवाज के साथ साथ एक अज्ञात भाषा में उच्चारित गंभीर सुर कानों में पड़े। हम सभी दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। जलपान के समय उस मंत्र पाठ के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया, जल को पहले मैं मस्तक से और फिर सीने में स्पर्श करता हूँ और प्रति बार मैं जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु प्रार्थना करता हूँ। ये बात मेरे हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित हो गई। मैं भी हर सुबह प्रार्थना करती थी, पर पहले अपने लिए और तदुपरांत अपने परिवार के लिए, परंतु संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानकर अपने पहले उन्हीं को रखने की बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई थी। मार्था ब्राउन ने और भी लिखा था कि जलपान के बाद स्वामी जी ने थोड़ा टहलने की इच्छा व्यक्त की। तब हम उनके दोनों ओर दो दो करके 4 छात्राएं उस गरिमामय व्यक्तित्व के साथ सड़कों पर चलने लगी। चलते चलते हमने संकोच पूर्वक कोई विषय छेड़ने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी धवल दंत पंक्तियों से मुस्कान बिखेरते हुए तुरंत उत्तर दिया। मुझे केवल एक बात याद है। ईसाई मतवाद के प्रसंग में उन्होंने कहा कि सर्वदा ईसा मसीह के रक्त का उल्लेख उन्हें बड़ा विभत्स प्रतीत होता है। इससे मुझे चिंतन का विषय मिल गया। रक्त से भरा हुआ एक पात्र है जो इमैनुअल की शिराओं से निकाला गया है। इस स्रोत से मैं सदा ही घृणा करती थी, परंतु उनका दुस्साहस देखिए कि वे चर्च द्वारा स्वीकृत एक सिद्धांत की समालोचना कर रहे थे। इस स्वतंत्रता प्रिय आत्मा के द्वारा जागृति आने के बाद निश्चित रूप से मेरे मुक्त चिंतन की शुरुआत हुई। मार्था ने दीर्घकाल तक स्वामी जी को याद रखा था और उन्हीं के आकर्षण से भारत भ्रमण करने भी आई थीं। स्वामी जी द्वारा प्रचारित जीव रूपी ब्रह्म तत्व ने उन्हें जीवन के दुखों के बीच भी शांति प्रदान की थी। नॉर्दम्पटन के सिटी हॉल में 14 अप्रैल की शाम को स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। उसमें स्वामी जी ने बताया कि भाषा, वर्ण एवं रीति रिवाजों में पार्थक्य के बावजूद जगत की प्रमुख जातियां मूलतः एक है। नॉर्दम्पटन डेली हेराल्ड ने दूसरे दिन छापा, जबकि हम अपनी जाति की आयु सैकड़े में गिनते हैं, तब वे अपनी आयु की गणना हजारों वर्षों में करते हैं। उसी भारत के मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वोत्तम विभूति के आलोक पुंज को देखने की जिसे परवाह हो, उस प्रत्येक बुद्धिमान एवं विचारशील अमेरिकन को चाहिए कि वे स्वामी विवेकानंद को देखने और सुनने का अवसर हाथ से न जाने दें। वे प्रत्येक अमेरिकी के लिए अध्ययन के एक सुयोग्य पात्र हैं। हेमो ठाकुर रामकृष्ण शांतिर परबार, शांतिर परबार। हेमो ठाकुर रामकृष्ण शांतिर परबार, शांतिर परबार। आज प्रतिदोलित ना उदिर हृदय डाके, डाके तो मायनी बार, शांतिर परबार। हेमो ठाकुर रामकृष्ण शांतिर परबार, शांतिर परबार। যত মত তত পথ বলে গেলে, সাধনার শেষ অনুভূতি পেলে। যত মত তত পথ বলে গেলে, সাধনার শেষ অনুভূতি পেলে। শুদ্ধ
मेधा भक्तीचे चिले शुदू माकाचे अनिबार शांतिर परबार हेमो ठाकुर रामकृष्ण शांतिर परबार शांतिर परबार हेमो ठाकुर रामकृष्ण शांतिर परबार शांतिर परबार भगवत प्रेमे मातोवारा छेले मानव देहेर बेशे जुगे जुगे তুমি চোদরায় মানুষেরে ভালোবেসে ভগবত প্রেমে মাতোয়ারা ছেলে মানব দেহের বেশে যুগে যুগে তুমি চোদরায় মানুষেরে ভালোবেসে মা বীজ মন্ত্র কইলে সবারে দেখে যে শুধু কেঁদে কেঁদে তারে মা 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 বলে মা বীজ মন্ত্র কইলে সবারে দেখে যে শুধু কেঁদে কেঁদে তারে জীবে শিব জ্ঞানে সেবায় ধর্ম বলে বারবার শান্তির পারবার হেমো ঠাকুর রামকৃষ্ণ শান্তির পারবার শান্তির পারবার আজি প্রতিদলিক না অধীর হৃদয়ে ডাকে ডাকে তোমায় নিবার শান্তির পারবার হেমো ঠাকুর রামকৃষ্ণ শান্তির পারবার শান্তির পারবার হেমো ঠাকুর রামকৃষ্ণ শান্তির পারবার শান্তির পারবার। नॉर्दम्पटन से स्वामी जी मैसाचुसेट्स प्रांत के लीन नगर में जाकर श्रीमती फ्रांसिस डब्ल्यू ब्रीड के घर पर अतिथि हुए। लीन नगर चमड़े के कारखाने के लिए प्रसिद्ध था और श्री ब्रीड का अपना निजी कारखाना था। वे बड़े धनी थे। स्वामी जी ने वहां 2 व्याख्यान दिए, एक नॉर्थ शोर क्लब में और दूसरा ऑक्सफोर्ड हॉल में हुआ था। बोस्टन में भी श्री ब्रीड का मकान था। स्वामी जी वहां भी कुछ दिन ठहरे। लीन से बोस्टन की दूरी मात्र 10 मील है। कुमारी इजाबेल मैककिंडली को लिखित स्वामी जी के एक पत्र से इस काल की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। बोस्टन में श्रीमती ब्रीड के यहाँ मेरा समय बड़ा अच्छा बीता। प्राध्यापक राइट के साथ भी मुलाकात हुई। मैं पुनः बोस्टन जा रहा हूं। दर्जी मेरा नया गाउन बना रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान होगा और वहां मैं प्राध्यापक राइट का मेहमान रहूंगा। बोस्टन के समाचार पत्र मेरे स्वागत में काफी कुछ लिख रहे हैं। इन सब वाहियात कामों से मैं थक गया हूं। मई के अंत में शिकागो जाऊंगा। वहां कुछ दिन बिताने के बाद मैं फिर पूर्व की ओर लौटूंगा। पिछली रात मैंने वॉल्डोर्फ होटल में व्याख्यान दिया। श्रीमती स्मिथ ने $2 की दर से टिकट बेचे। यद्यपि हॉल छोटा था पर श्रोताओं से भर गया था। लीन में मुझे $100 प्राप्त हुए, परंतु उन्हें भेज नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे नया गाउन तथा अन्य ऊट पटांग चीजें लेनी है।
बॉस्टन में मुझे धन मिलने की आशा नहीं है, तो भी मुझे अमेरिका के लोगों के माथे को छूने तथा उसे हिलाने डुलाने का प्रयास तो करना ही होगा। स्वामी जी 24 अप्रैल से 6 मई तक न्यूयॉर्क में रहे और वहां अनेक व्याख्यान दिए। इजाबेल को उन्होंने 2 मई को पत्र लिखा। उसमें उनकी गतिविधियों का, कार्य प्रणाली का तथा मानसिक अवस्था के बारे में कुछ बातों का पता चलता है। उस दिन वॉल्डोर्फ के व्याख्यान से मुझे $70 प्राप्त हुए। कल के भाषण से कुछ और भी मिलने की आशा है। 7 से 19 तारीख तक बॉस्टन में कार्यक्रम है, पर वहां से काफी कम पैसे मिलने की उम्मीद है। कल मैंने $13 का एक पाइप खरीदा है। कृपया फादर पोप श्री हेल के सामने इसका जिक्र न करना। कोट के लिए $30 लगेंगे। समय बहुत अच्छा बीत रहा है, सिर्फ उस लेक्चरबाजी को छोड़कर। हार्वर्ड में 3-3 व्याख्यान आयोजित किए गए हैं। यहां पर भी वे लोग कुछ कर रहे हैं। अतः शिकागो जाते समय एक बार पुनः न्यूयॉर्क आऊंगा और कुछ कड़ी बातें सुनाकर डॉलर हथियाने के बाद शिकागो उड़ जाऊंगा। न्यूयॉर्क या बोस्टन से यदि तुम्हें कुछ मंगाना हो जो शिकागो में ना मिलता हो तो शीघ्र लिखना। इस समय मेरे पास ढेर सारे डॉलर हैं। तुम जो भी चाहोगी क्षण भर में भेज दूंगा। ऐसा ना सोचना कि इसमें कुछ अशोभनीय होगा। मेरे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं। मैं यदि भाई हूं तो भाई हूं। मैं दुनिया में यदि किसी चीज से नफरत करता हूं तो पाखंड से। न्यूयॉर्क में उनका दूसरा व्याख्यान हुआ श्रीमती मैरी फिलिप्स के घर पर। वे पहले व्याख्यान में उपस्थित थीं तथा बाद में स्वामी जी की घनिष्ठ भक्त बन गई थीं। स्वामी जी उनके घर भी ठहरे थे। न्यूयॉर्क में अनेक गणमान्य लोगों से उनका परिचय हुआ, जैसे डॉक्टर गर्नसी तथा उनकी पत्नी लियो लैंडर्सवर्ग, जो लेखक और पत्रकार थे और बाद में स्वामी जी से दीक्षा तथा सन्यास लेकर कृपानंद के नाम से परिचित हुए। सुप्रसिद्ध गायिका एम्मा थर्सबी से भी पहचान हुई। एक अन्य मित्र थे लीमैन एबॉट, जो विख्यात पादरी, ब्रुकलिन चर्च के प्रमुख व सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली आउटलुक पत्रिका के प्रधान संपादक थे। स्वामी जी के न्यूयॉर्क निवास का विवरण श्रीमती कॉन्स्टेंस, जो विवाह के पूर्व मिस गिब्बन्स थीं, की एक स्मृति कथा में प्राप्त होता है। उन्होंने 28 अप्रैल को डॉक्टर गर्नसी के घर पर स्वामी जी को देखा था। उन्होंने लिखा है, मैं जब उनसे मिली उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। वे प्राचीन ग्रीक देव मूर्ति के समान सुंदर प्रतीत हुए, पर हाँ, उनका रंग सांवला था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें मध्यरात्रि के नक्षत्र खचित आकाश की याद दिलाती थी। उनका सिर छोटे छोटे घुंघराले बालों से परिपूर्ण था। उस समय वे प्रसिद्ध डॉक्टर गर्नसी के घर पर अतिथि थे। डॉक्टर गर्नसी एक उदार, साहित्य सेवी तथा सच्चे अतिथि परायण व्यक्ति थे। उनका विशाल और सुंदर मकान 5वें एवेन्यू के 44 नंबर स्ट्रीट पर था। डॉक्टर गर्नसी ने एक दिन अपराह्न में डिनर का आयोजन किया था। ऐसा निश्चित हुआ था उनमें प्रत्येक अतिथि एक धर्म के प्रवक्ता होंगे और उस समय इंगरसोल के नगर से अनुपस्थित रहने के कारण डॉक्टर स्वयं ही उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं कैथोलिक थी, इस कारण मुझे उस स्मरणीय रात्रि भोज में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। डॉक्टर गर्नसी हमारे चिकित्सक थे, इसीलिए कैथोलिक मत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने मुझे बुला भेजा था। उस भोज में डॉक्टर पाघस तथा अमेरिका की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मिनी मैडर्न फिस्के भी आई थी। मुझे स्मरण है कि कुल मिलाकर 14 अतिथि वहां उपस्थित थे। आपस में अवश्य एक मौन समझौता हुआ था कि सभी एक दूसरे के तथा स्वामी जी के तथाकथित गैर ईसाई मतवाद के प्रति भद्र आचरण करेंगे। परंतु खेद की बात है कि ज्यों-ज्यों भोज अग्रसर हुआ त्यों-त्यों सर्वाधिक उत्तेजनापूर्ण चर्चा होने लगी। स्वामी जी के साथ नहीं, बल्कि बाइबिल पर ही आधारित विभिन्न संप्रदायों के बीच। मेरी कुर्सी स्वामी जी के बगल में ही थी। हम दोनों मजे के साथ चुपचाप इस हास्यास्पद सांप्रदायिक असहिष्णुता को देखते रहे। स्वामी जी
बीच बीच में संक्षिप्त व्याख्यान के सहारे ऊपरी तौर पर अपने देश तथा वहाँ के लोगों के रीति रिवाज समझाने का प्रयास करते, पर उनका असल उद्देश्य होता दर्शन तथा धर्म के किसी विषय में अपने मत की श्रेष्ठता प्रमाणित करना। इस भोज के समय ही हमारी मित्रता का सूत्रपात हुआ। बाद में बैठक खाने में उन्होंने मुझसे कहा, मिस गिबन्स, आपके तथा मेरे दार्शनिक मत एक ही हैं। हमारी धार्मिक आस्था की मूल बातें भी समान हैं। घर लौटकर मैंने अपनी माँ से स्वामी जी की बातें कहीं और माँ ने कहा, क्या ही भयंकर सभा थी वो, जिसमें मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन सभी थे, और वो भी था साथ में नारंगी रंग के कपड़े पहने कृष्ण वर्ण विधर्मी। परंतु माँ ने क्रमशः विवेकानंद को पसंद करना तथा उनके विचारों के प्रति सम्मान दिखाना सीख लिया था। यहाँ तक कि बाद में वे एक वेदांत केंद्र की सदस्य भी बनी थी। स्वामी जी के लिए मेरी माँ थी बड़ी मजेदार, और इतने वर्षों बाद आज भी मेरे नेत्रों के सामने तैरने लगता है वो दृश्य, जिसमें अपने बारे में माँ की टिप्पणियां सुनकर वे हंसते हंसते बेहाल हो जाते थे। सन 1894 ईस्वी के वसंत काल का मौसम। एक रात कुमारी गिबन्स ने स्वामी जी को मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में फाउस्ट नाटक देखने का आमंत्रण दिया। स्वामी जी ने पहले कभी ओपेरा नाटक नहीं देखा था। गिबन्स की माँ ने आपत्ति की, आप तो काले हैं, आपको हमारे साथ देखकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे? मैं तो अपनी बहन के पास बैठूंगा, मैं जानता हूँ वो बुरा नहीं मानेगी। माँ चुप हो गई। ओपेरा गृह में उस दिन स्वामी जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। मिस गिबन्स ने लिखा है, आसपास जितने भी लोग बैठे थे वे मुग्ध होकर उन्हें देख रहे थे। उस रात शायद उन लोगों ने ओपेरा सुना तक नहीं। मैंने उन्हें फाउस्ट की कहानी समझाना चाही तो माँ कह उठी, हे भगवान, तेरी जैसी युवा लड़की को ऐसी भयानक कहानी एक पुरुष को नहीं सुनानी चाहिए। अगर ये अच्छा नहीं तो आपने इन्हें आने क्यों दिया? वाह, क्यों ना आती। ओपेरा देखने जाना एक सामाजिक प्रथा है। कथा वस्तु खराब है, पर उस पर चर्चा करना ठीक नहीं। ओपेरा के वक्त स्वामी जी ने पूछा, अच्छा बहन, वो व्यक्ति जो गाना गाकर उस सुंदर स्त्री के सामने प्रेम जता रहा है, क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है? हाँ स्वामी जी। परंतु उस व्यक्ति ने तो महिला के प्रति अन्याय किया है और उसे दुखी बना दिया है। हाँ स्वामी जी। ओह, अब समझा। वो उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, वो तो उस लाल धारी वाले वस्त्र पहने पूंछ वाले शैतान के प्रेम में डूबा है ना? इसी बीच हमारे समाज की एक लोकप्रिय युवती इंटरवल के समय हमारे पास आई और माँ से बोली, ये नारंगी वस्त्र पहने सुंदर व्यक्ति कौन है? वो बोली, हमारे मेहमान हैं। क्यों? मेरी माँ उनसे परिचय कराने के लिए उतावली हो रही है। और स्वामी जी फिर हंस पड़े। स्वामी जी के संबंध में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संस्मरण हमें प्राप्त हैं, क्योंकि स्वामी जी की स्मृति सर्वदा शाश्वत थी, अविस्मरणीय थी। महिला मूर्तिकार मैरिलिना हॉफमैन ने अपने हेड्स एंड टेल्स ग्रंथ में लिखा है, भारत मेरी बाल्यकाल की एक अति स्पष्ट स्मृति को जगा देता है। वो उद्दीपनामय संध्या मैंने अपने पिता के रिश्तेदार के यहाँ व्यतीत की थी। वे 38वें स्ट्रीट पर स्थित एक साधारण से बोर्डिंग हाउस में निवास करते थे। इन प्राचीन पंथी नगरवासियों के साथ सहसा एक नए व्यक्ति का परिचय कराया गया। वे थे प्राच्य दार्शनिक तथा आचार्य स्वामी विवेकानंद। भोजन कक्ष में उनके प्रवेश करते ही सभी नीरव हो गए। उनका सांवला कांसे कासा रंग और उनकी विशाल तहदार पगड़ी एवं अजीब वेशभूषा सहज ही दृष्टिगोचर हो रहा था। उनकी काली आंखें शायद ही कभी आसपास के लोगों को देखने के लिए ऊपर उठती थीं, परंतु उनके व्यक्तित्व में शांति एवं शक्ति की एक ऐसी छाप थी जिसने मुझ पर अमिट छाप डाली। वे मुझे भी सच्चे ब्रह्मवेत्ताओं की तरह रहस्यमय तथा आध्यात्मिक प्रतीत हुए, परंतु इसके साथ ही झलक रहा था उनका सभी मानव भाइयों के प्रति सहज कोमल सहानुभूति का भाव। काफ़ी दिनों के बाद
1931 ईस्वी में हम लोग कलकत्ते के बेलूर मठ में उनका संगमरमर का स्मृति मंदिर देखने गए थे। जब मैं उनकी वेदी पर चढ़ाने के लिए जूही की एक माला लेकर गई तो मुझे स्मरण हो आया कि जीवन में जब मैंने एक ही बार इन साधु पुरुष का दर्शन किया था, उस समय बिना कुछ बोले ही उन्होंने भारत का सच्चा अर्थ जितना मुझे समझा दिया था, उतनी जानकारी मुझे भारत के बारे में भारतवासियों से सुने हुए अनेक भाषणों से भी प्राप्त नहीं हुई। न्यूयॉर्क के ही समान बोस्टन में भी स्वामी जी के अनेक मित्र बने। उनमें सबसे प्रमुख थी श्रीमती ओली बुल, जिन्होंने इसके बाद से सर्वदा अनेक प्रकार से स्वामी जी की सहायता की। अपने कैम्ब्रिज के मकान में वे पहली बार स्वामी जी से मिली थी। श्रीमती ओली बुल के बारे में अगली कड़ियों में अनेकों जिक्र आएंगे, क्योंकि स्वामी जी के अमेरिका प्रवास के दिनों में उनका अवदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब स्वामी जी के सफरनामे में अगला नगर होगा न्यूयॉर्क। 28 जून प्रातः काल वे न्यूयॉर्क पहुँचे।